गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूनिट 7 को देख रहे थे और यूनिट 7 में हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस कर लिया है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत रिसोर्स को हमने पढ़ लिया है। उसके लिए 2 वीडियो हैं। अगर जिन किसी का अभी छूट गया हो वो प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में सारे कंपनीज को अलग अलग करके देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों को देखा, फिर डच को देखा, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा। आज हम लोग और 2 कंपनी, डेनिश जो कि डेनमार्क से आई थी और फ्रेंच जो कि फ्रांस से आई थी, इन 2 कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित हमारा अंतिम क्लास होगा। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष और किस तरह अंग्रेज उसमें विजयी हुए और आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, इसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हमारा सीरीज चल रहा है, मॉडर्न इंडिया सीरीज है। और मॉडर्न इंडिया सीरीज जो कि हमारे सिलेबस यूजीसी नेट जीआरएफ के यूनिट 7 का एक पार्ट है और उसी को हम लोग लगातार एक एक टॉपिक छोटे 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 जो टॉपिक दिए उसको भी लेकर हम लोग चल रहे हैं और लगातार क्लासेस चल रही है। और आप लोग क्लास के साथ जो जुड़े हैं वो तो है ही। अगर किसी स्टूडेंट का क्लास छूट भी रहा है तो नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 को यूट्यूब पे सर्च करके आप उनके प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को देख सकते हैं। आप सिलेबस से शुरू कीजिए। अगर कोई न्यू है, आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और सबसे पहले हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे देखें। मैंने सिलेबस का एनालिसिस दिया हुआ है, आप उसे देखें। उसके बाद क्लास 1 जो कि मॉडर्न इंडिया का रिसोर्स से संबंधित है, उसके लिए 2 वीडियो होंगे, उसे आप देख लें। पीडीएफ नोट्स भी ले लें जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है हर एक वीडियो का। इसके बाद जो हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन और राइज ऑफ ब्रिटिश पावर भी उसको कह सकते हैं, और उनसे संबंधित अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा क्लास उसी से संबंधित है। और ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित तीसरा और अंतिम क्लास अभी हो रहा है। आज हम लोग 2 कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है डेनिश जो कि छोटी-मोटी कंपनी थी और भारत में ज़्यादा वो सफल नहीं हो पाई, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण भी बहुत ज़्यादा डेनिश इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें 4-5 पॉइंट ही है जो कि पूछे जाते हैं अक्सर, उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और फ्रेंच वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान को हम लोग देख रहे हैं। उसी में डेनिश कंपनियों का आगमन। डेनिश जो कंपनी थी वो डेनमार्क से आई थी। डेनमार्क जो हमारा देश है वहीं से आई थी डेनिश कंपनी। और ये भारत कब आई? 1616 में। तो ये एक सीरीज है। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद डेनिश, और इसके बाद आए फ्रेंच। ये उनके आने का क्रम है। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है और कब आए वो भी याद रखना है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए? 1616 में। इसे आपको याद रखना है। डेनिश कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। डेनिश कंपनी जो आई भारत, तो इन्होंने अपना सबसे पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया वो तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में। तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में 1620 में स्थापित किया। यह इसकी पहली फैक्ट्री थी। तो इन्होंने साउथ इंडिया से बेसिकली अपने व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देना प्रारंभ किया और तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अच्छा, हमने फैक्ट्री के बारे में भी आप लोगों को बताया था। फैक्ट्री क्या था? फैक्ट्री में जो इनकी फैक्ट्रियाँ होती थी
वो गोदाम होती थी। वहाँ पे उनके जो कर्मचारी होते उनके रहने का स्थान भी होता था। और कुछ जो कंपनियाँ बड़ी होती गई तो उन्होंने अपने फैक्ट्री को किलेबंद किया और वहाँ पे अपने हथियारों को भी रखती थी, ताकि कोई विपरीत परिस्थिति आए तो वो अपने सामानों की रक्षा कर सके और मजबूत प्रतिकार दे सके। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ होता था फैक्ट्रियों का, प्रोडक्शन के अलावे भी ये सारे काम होते थे। तो पहली फैक्ट्री उन्होंने ट्रेकोबार तमिलनाडु में स्थापित की। इसके बाद उसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण फैक्ट्री है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल के श्रीरामपुर, कहीं के श्रीरामपुर भी मिलेगा, तो दोनों एक ही है, श्रीरामपुर या श्रीरामपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया 1676 में। वेस्ट बंगाल मतलब पूर्वी भारत, ये पूर्वी भारत में दूसरी फैक्ट्री, पहली दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, दूसरी वेस्ट बंगाल में। और जैसा मैंने पहले भी कहा, यह कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत बनने में असफल रही। इनका स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और अंततः विवश होके इन्हें भारत को भी छोड़ना पड़ा। और यह कंपनी अंततः 1745 तक अपने सारे जो भी इन्होंने एसेट्स खड़ा किया था अपने व्यापार के माध्यम से, जो भी किला उन्होंने बनाया था, फोर्ट बनाया था, उन सारे को किसको बेच दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों को बेच दिया। क्योंकि उस दौर में वही सबसे शक्तिशाली कंपनी बन के उभर रही थी और उन्होंने उसी को बेच के देखा कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ व्यापार में रखा नहीं है, और वो उस अनुसार से उसको मैनेज नहीं कर पाए और अंततः वो यहाँ से वापस चले गए। बेसिकली जो डेनिश लोग थे, इनका व्यापार व्यवसाय में बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं था। ये बेसिकली ज़्यादा काम किस क्षेत्र में कर रहे थे? मिशनरी, ईसाई धर्म। ये बेसिकली यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे और इनका मुख्य गतिविधि मिशनरी और ईसाई धर्म से ही संबंधित रहता था। तो इसलिए अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, भारत आए यूरोपीय कंपनियों में से कौन सी कंपनी व्यापार को छोड़कर मुख्य रूप से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ी रही, तो वो आपको बिना सोचे डेनिश कंपनी को टिक लगा देना है दोस्तों। तो डेनिश कंपनी व्यापार व्यवसाय से ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड थी? अपने धर्म के प्रचार प्रसार में, और शायद इसे ही इसके पतन का कारण भी बने। आप यहाँ व्यापार करने आए, व्यापार कीजिए, अगर धर्म पे आप हस्तक्षेप करेंगे तो यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, और विशेषकर इंडिया में। इंडिया में धर्म बहुत सेंसिटिव चीज़ है दोस्तों। आज भी देखते हैं कि नहीं, हमारे जो राजनेता हैं, जब वो कार्य नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका बोलने का कोई, चुनाव में जब वोट मांगने जाते हैं तो उनके सामने जब कोई मुद्दा नहीं सूझता तो वो धर्म पे आ जाते हैं, क्योंकि उनसे पता है भारतीयों की नब्ज कहाँ पे टिकी है। हमें धर्म के नाम पर ही वो ए, बरगला सकते हैं, धर्म के नाम पर ही हमें आक्रोशित कर सकते हैं, उद्वेलित कर सकते हैं। वही काम हमारे राजनेता भी कर रहे हैं। तो भारतीय लोग वो धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा और देशों के अपेक्षा सेंसिटिव है। और जब कोई यूरोपीय कंपनी ही जो इस मामले से अनजान हो और हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयास करे, तो उसका सक्सेस होना बिल्कुल ही असफल होना ही था, उसको सक्सेस होना इम्पॉसिबल था। वही हुआ डेनिसों के साथ। व्यापार की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा ध्यान दिया धर्म पे, ईसाई धर्म के प्रचार करना चाहा, तो जो उनके पतन का कारण भी रहा। तो अगला हम लोग कंपनी पढ़ेंगे फ्रांसीसी, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1 नंबर में है, तो फ्रेंच 2 नंबर पे है। क्योंकि अगला जो क्लास होने वाला है कल, उसमें भी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो कर्नाटक वार हुआ, कर्नाटक युद्ध हुआ, जो 3 हुए थे, लगभग 20 सालों तक ये युद्ध चला, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। वहाँ भी फ्रांसीसी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा जिक्र होने वाला है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से करना है आप सभी को। और ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। तो सबसे पहले जान लें, ये कंपनी सबसे बाद में आई, सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? फ्रांसीसी। कब आई? 1664, 1664 में ये कंपनी आई। और ये कंपनी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, और इसे सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। तो 1664 उस समय ब्रिटेन में राजवंशों का शासन था, राजतंत्र था। तो वहीं पे जो शासक थे लुई 14वां,
वहाँ पे बहुत सारे शासक हुए जिनका टाइटल लुई हुआ करता था। उसी में लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय और लुई 14वां, 14th। लुई 14th जो थे, लुई 14वां, उसी का एक मंत्री था कोलबर्ट, जो उनके उद्योग मंत्री हुआ करते थे और संचार मंत्री हुआ करते थे, कॉलबर्ट। इन्हीं के विशेष प्रयास से, इन्हीं के विशेष सोच से, इनका विजन से ये कंपनी का निर्माण किया गया था, ताकि वो पूर्व के देशों से व्यापार कर सके और जो अन्य यूरोपीय देश जो मुनाफा कमा रहे हैं उसमें फ्रांस भी एक अच्छा भागीदार बन सके और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो मंत्री कॉलबर्ट के विशेष प्रयास से सम्राट लुई 14वें के काल में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उनका आरंभिक नाम क्या था दोस्तों? कंपनी फ्रेंकिस देश इंडे ओरिएंटलिस। इसको भी आपको याद रखना है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नाम था कंपनी फ्रेंकिस देश इंडेस ओरिएंटलिस। उस कंपनी का ही बाद में नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी उनका पुराना नाम देखे थे और फिर नया नाम भी देखे थे। इसी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में भी देख रहे हैं, इनका भी पुराना नाम कुछ और था, बाद में इनका नाम बदल के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। फ्रांसीसी कंपनी का जो निर्माण हुआ था, हम लोग पहले ही कहे कि ये पूरी तरह एक सरकारी कंपनी थी। इनका हर एक गतिविधि का जो खर्च था वो कौन उठाती थी? वहाँ की सरकार उठाती थी। या कोई खर्च अगर इनको जरूरत भी पड़ता था तो ये वहाँ की सरकार से इसे अप्रूवल लेना पड़ता था। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई चीज़ सरकारी होता है तो सरकारी कार्य बिना कागजी प्रक्रिया, बिना प्रोसेस से होता नहीं है। प्राइवेट काम चलो पहले भी हो गया और बाद में भी कागजी प्रक्रिया होते रहेंगी, लेकिन सरकारी काम में पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारे नियम होते हैं, तो वही सब नियम के साथ इस कंपनी को गुजरना पड़ता था। और आगे देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा ये। और ये पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर थी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जो कुछ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डील करने वाले हैं, वो है प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? सूरत में। कब? 1668 में। वो आई 1664 में, 1664 में आई, 1664 में वो भारत पहुंची और 1668 में उसकी कंपनी स्थापित हो गई। और किसने स्थापित किया पहला कंपनी? वो थे फ्रेंकोइस केरो। फ्रेंकोइस केरो पहला कंपनी सूरत फ्रेंकोइस केरो ने स्थापित किया। याद रखना है हमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का भी पहला कंपनी सूरत में ही स्थापित हुआ था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पहला फैक्ट्री सूरत में ही लगा। इसका कब लगा? 1668 में। किसने स्थापित किया? फ्रेंकोइस केरो। तो कंफ्यूज नहीं होना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सूरत, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पहला फैक्ट्री सूरत में। और इसके मुख्य कर्ता धर्ता जो कंपनी यहाँ पर स्थापित किया कौन थे? फ्रेंकोइस केरो। और दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री जो स्थापित हुई वो बस 1 साल के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कर दी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसी तरह इनका भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा। स्टार्टिंग में ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दिया और आगे इन्होंने और भी बहुत सारे जगह पे अपने फैक्ट्रीज स्थापित किए। और जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं 1673 में कंपनी के एक डायरेक्टर थे फ्रैंको मार्टिन। 1673 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे फ्रैंको मार्टिन। इन्होंने वेली कोंडापुरम में एक जमींदार थे शेर खान लोधी, उससे कुछ गांव को लिया और उस गांव को ही आगे डेवलप करके क्या बना दिया? पौंडीचेरी। जैसे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी देखे थे, वहाँ के एक सूबेदार अजीमुस्तान से लिया था। कौन कौन सा 3 क्षेत्र? अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट करेंगे। वो था सुल्तानोती, कालीकटा और गोविंदपुर।
का जमींदारी 1200 रुपये में लिया था और वहाँ पे क्या बना दिया, कलकत्ता शहर का स्थापना किया। इसी तरह फ्रांसीसियो ने 1673 में 1673 में फ्रेंको मार्टिन के द्वारा एक जमींदार, जो कहाँ के जमींदार थे, वेलिकोंडापुरम, जो कि तमिलनाडु में है, वेलिकोंडापुरम तमिलनाडु में है, वहाँ के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव लिया और उसी गांव को उन्होंने अपने व्यापार के दम पर उसे डेवलप किया और उसका बाद में नाम क्या हो गया, पांडिचेरी। और आज पांडिचेरी एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। पांडिचेरी आज की डेट में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो पांडिचेरी का स्थापना किसने किया, अगर ये भी पूछा जाएगा तो फ्रेंको मार्टिन ने। और कहाँ से लिया इन्होंने सूबेदारी, कहाँ से लिया जमींदारी, तो वेलिकोंडापुरम जो तमिलनाडु में है, वहाँ के सूबेदार शेर खान लोधी से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पांडिचेरी में ही जब उन्होंने यहाँ पे पांडिचेरी को डेवलप कर दिया, तो पांडिचेरी में ही एक फोर्ट बनाया, किला बनाया, और किला का नाम है फोर्ट लुई। तो आपसे पूछा जाएगा फोर्ट लुई का किला कहाँ पे है, तो पांडिचेरी में। ये किस कंपनी ने बनाया, तो फ्रांसीसियो में। जैसे इसको कंपैरिजन करके देखिए, अंग्रेजों ने कंपनी जो फोर्ट विलियम किला बनाया था कलकत्ता को डेवलप करके, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया था कहाँ पे, कलकत्ता में। इसी तरह फ्रांसीसियो ने फोर्ट लुई किला बनाया पांडिचेरी में। इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1673 जो उस समय बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कौन थे, ये औरंगजेब के मामा जी थे, मुगल सम्राट औरंगजेब के मामा जी थे। तो उन्हीं के, वो जब बंगाल के सूबेदार थे, तो उनसे फ्रांसीसियो ने चंद्रनगर को किराए पर लिया। फ्रांसीसियो ने बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा से 1673 में किराए पे लिया चंद्रनगर को, और वहां पे भी एक किला बना है जिसको कहते हैं फोर्ट ऑरिलियंस किला। फोर्ट ऑरिलियंस का किला कहाँ पे है दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए तो फोर्ट ऑरिलियंस का किला बंगाल में है, और बंगाल के कहाँ, चंद्रनगर पे। किन्होंने स्थापित किया, फ्रांसीसियो ने। तो फोर्ट लुई कहाँ है, फोर्ट लुई पांडिचेरी, और फोर्ट ऑरिलियंस किला चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1673 में। ठीक है। और हम लोग इसी में फ्रांसीसियो से रिलेटेड आगे और भी देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पे अन्य स्थानों पे उन्होंने अधिकार जमाया। तो फ्रांसीसियो ने 1721 में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया, 1725 में मालाबार के माहे द्वीप पर अधिकार कर लिया, 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया। तो इन सब ईस्वी को आपको याद रखना है, इस ईस्वी में कौन सा क्षेत्र को जीता। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मैथ तो है नहीं, कहीं दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं जहाँ आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा पाएंगे। आपको अगर ये डेट और ईस्वी याद है तो ही आप आंसर दे पाएंगे। तो ये सारे ईस्वी आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है डुप्ले, उसे नहीं छोड़ सकते दोस्तों। जितने भी फ्रांसीसी गवर्नर आए उसमें से डुप्ले नंबर 1 पे है। उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को बहुत आगे तक लेकर गए। उन्होंने एक दूरदर्शी की तरह कार्य किया। वो लॉन्ग विजन लेकर चलते थे, और कहा जाता है कि डुप्ले ही प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने ये सपना दिखाया कि भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता भी स्थापित की जा सकती है। और डुप्ले ने ही सबसे पहला जो सहायक संधि, जिसके तहत भारतीय देशी राजाओं को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास जो बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, उसका शुरुआत डुप्ले ही ने ही किया था। इसलिए डुप्ले को सहायक संधि का भी जनक कहा जाता है।
डुप्ले ही वह प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने अंग्रेजों के लिए भी मार्गदर्शक का काम किया, क्योंकि डुप्ले वो हर काम अपने कार्यकाल में कर गए जो अंग्रेजों ने बाद किया, चाहे वो सैनिकों को, ब्रिटिश रेजिडेंट को किसी देसी राज्य के राजधानी में रखना हो और उससे खर्च भी लेना हो, ये सारा काम डुप्ले ने अपने कार्यकाल में किया। और अंततः उसको देख के ही बाद में अंग्रेजों ने उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ किया और वो सफल भी हुए। इसलिए डुप्ले जो कि फ्रेंच कंपनी के गवर्नर थे, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी कंपनी को आगे ले जाने में मददगार रहे। लेकिन देखेंगे हम लोग आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध हुआ उसमें डुप्ले की अति महत्वाकांक्षा ने एक तरह से उसे डुबाने का भी काम किया और अंततः उसे फ्रांस बुला लिया गया। तो सब लोग यहाँ पे जब इस यूनिट में ज़्यादा ना देखते हुए बस डुप्ले के बारे में इतना बताना चाहूँगा, डुप्ले पहला फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ काम किया और अन्य फ्रांसीसी अधिकारियों में भी इस तरह की उन्होंने भावना भरने का काम किया कि सिर्फ व्यापार ही ना करें, इसके साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी हमें आगे जाना है। और उन्होंने देसी राजाओं के आपसी मामले में भी, देसी नवाब जो लड़ते थे, उन्होंने उसमें बीच में पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया और काफ़ी लाभदायक भी रहा। आरंभिक दौर में काफ़ी लाभदायक भी रहा। वो जिस राजकुमार या जिस नवाब या जिस गवर्नर के या जिस भारतीय राजाओं की तरफ से लड़ते थे और एवार्ड में उन्हें बहुत तरह के एरियाज दिए जाते थे, बहुत सारे राजस्व क्षेत्र दिए जाते और जिसके माध्यम से वे उन्होंने उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया और व्यापार व्यवसाय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे ले जाने में काफ़ी सफलता प्राप्त की। आगे हम लोग देखते हैं डुप्ले के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। हाँ, डुप्ले की अति महत्वाकांक्षा ने ही अंग्रेजों को की भी महत्वाकांक्षा को जगा दिया। उन्होंने भी इस तरह का सोचना प्रारंभ कर दिया और इस तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में आमने सामने हो गई, अपने अपने स्वार्थों को लेकर, अपने अपने ज़्यादा एरिया को कब्जे में करने को लेकर। और ये दोनों कंपनी के बीच 3 युद्ध हुए जो कि कर्नाटिक युद्ध के नाम से जाना जाता है या आंग्ल फ्रेंच संघर्ष भी बोला जाता है। ये 3 युद्ध कब कब हुए? तो पहला कर्नाटक वार 1746 से 48 के बीच हुआ। दूसरा कर्नाटक वार 1749 से 54 के बीच हुआ और तीसरा 1758 से 63 के बीच हुआ। ये 3 युद्ध हुए और इस युद्ध के बाद ये निर्णय हो गया कि भारत पे राज कौन करेगा। और इसी युद्ध के दौरान तीसरा जो युद्ध हुआ उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः पतन हो गया। तो इन तीनों युद्धों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि इसी पे आधारित होगा पूरा क्लास, आंग्ल फ्रेंच संघर्ष। वो वीडियो नेक्स्ट क्लास में बनेगा और उसी में हम लोग इन तीनों संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बस ये हमें जानना है कि 3 युद्ध हुए, कब कब हुए? 1746 से 48 पहला, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से 63। डायरेक्ट आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कर्नाटक वार कब से कब तक हुआ, या दूसरा या तीसरा, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध, और ये कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो भारत का पूर्वी तट है। और ये आज का अगर पूछा जाए किस राज्य में आता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके में आता है ये कोरोमंडल तट। और उसी मैदान पे ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे और इसी में अंतिम रूप से 22 जनवरी 1760 को जो वांडीवास का युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसी निर्णायक रूप से हार गए और ये निश्चित हो गया कि भारत पे अब राज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। फ्रांसीसी इसके बाद कमज़ोर हो गए और निस्सहाय हो गए वांडीवास के युद्ध के बाद। अगर हम लोग से पूछा जाए
किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया? तो वांडीवास। और इसके पहले याद है हम लोगों ने 1759 में पढ़ा था वेदरा का युद्ध, जिसके माध्यम से भारत से डचों का पत्ता कट गया, डचों का पतन हो गया था। उसे भी अंग्रेजों ने ही हराया था। तो और वांडीवास में अंग्रेजों ने ही किसको हराया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद उसे वापस भारत से जाना पड़ा दोस्तों। तो वांडीवास के युद्ध ने किसका पतन कर दिया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब एक अंतिम यूनिट है इसमें, जो कि पूरा जो हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के बारे में देखा, बहुत सारे महत्वपूर्ण गवर्नर हुए, अधिकारी हुए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसका कुछ लिस्ट है, और उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। इसको टेबल के माध्यम से मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यूरोपीय कंपनियों से संबंध व्यक्ति जिन्होंने कि कुछ विशेष काम किया और अपना छाप छोड़ दिया, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं वास्को डी गामा। बिल्कुल सभी परिचित है, सभी पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। इसी तरह दोस्तों कैब्राल, इसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम हम लोग अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। पहला वास्को डी गामा, दूसरा कैब्राल। इसी प्रकार प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? प्रथम पुर्तगाली वायसराय। और इन्होंने एक नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे भी नहीं भूलना है, एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हॉकिंस, हॉकिंस जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, और किस जहाज के कैप्टन थे? हेक्टर। तो हॉकिंस भी आए थे जहांगीर के दरबार में, और उसे खान की उपाधि दी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस ब्रिटिश अधिकारी को सम्राट जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आए थे? हेक्टर से, और उसी के कैप्टन भी थे वो। इसी तरह हम लोग ये भी देख चुके हैं, यहाँ भी देखेंगे हम लोग गेराल्ड ओंगियार, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, और इसे क्या बोला जाता है? बम्बई का संस्थापक। तो बम्बई का संस्थापक कौन थे? गेराल्ड ओंगियार। फिर हम लोग कलकत्ता का ये भी देखे थे। कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट पढ़े थे हम लोग, फोर्ट विलियम का। और उसी दौरान इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे, जॉर्ज चेरनॉक। इसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। और चार्ल्स आयर कौन थे? फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट। देखिए वो भी है आगे, आगे यही है, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट, और जॉर्ज चेरनॉक कलकत्ता का संस्थापक। यहाँ भी कुछ को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये अच्छे से क्लियर कर लेना है कि जॉर्ज चेरनॉक कलकत्ता के संस्थापक थे, जबकि चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट, जो वहाँ पे कलकत्ता में किला बना था, अंग्रेजों के द्वारा जो किला बनाया गया था फोर्ट विलियम, उसके प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर। जबकि जॉर्ज चेरनॉक जो थे, उन्होंने जो उसको जो एरिया मिला था 3 जगह, सूतानूती, कालीघाट और गोविंदपुर, उससे डेवलप जो किया था और एक अच्छा बड़ा शहर का रूप दिया, वो थे जॉर्ज चेरनॉक। इसलिए उसे कलकत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। जबकि चार्ल्स आयल एक अधिकारी थे, उन्होंने एक पद पे विराजमान हुए थे, वह था प्रेसिडेंट का, फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़े थे, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया? वो फ्रैंको मार्टिन फ्रांसीसी गवर्नर थे, कहाँ के? पांडिचेरी के पहले गवर्नर। एक तरह से पांडिचेरी जो था फ्रांसीसियों का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण अड्डा था, उनका एक तरह से मुख्यालय था वो। और वो उनके जो भी उनका साम्राज्य था पांडिचेरी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, और वहाँ का गवर्नर होना एक इम्पोर्टेंट पद है। और इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके बारे में पूछा जाता है कि पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन। इसी तरह मद्रास, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। तो आपको 3 बिल्कुल याद रखना है, मुंबई का
गेराल्ड ओंगियार, कलकत्ता का जॉब चेरनॉक और मद्रास का फ्रांसिस डे, क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी नगर थे। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीन ब्रिटिश प्रेसिडेंसी नगर थे और इसीलिए इनका संस्थापक का नाम अक्सर पूछा जाता है। अनेक एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा गया है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। कलकत्ता का जॉब चार्नक, मद्रास का फ्रांसिस डे और मुंबई का गेराल्ड ओंगियार। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। जॉन सुरमन, ये कौन थे? याद होगा 1717 में फारुखसियार ने महाधिकार दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत ही प्राण घातक फोड़ा हो गया था। उस फोड़ा से एक सर्जन, जो ब्रिटिश सर्जन थे, हैमिल्टन साहब, उन्होंने उसका सर्जरी किया था और फारुखसियार को बहुत ही दर्द से आराम मिला और उन्होंने को लगा कि मेरा लाइफ इन्होंने बचा दिया। इसलिए उन्होंने 1717 में एक बहुत ही तरह बच्चा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा, जिसे कि इतिहासकार ओम्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा है। और वो 1717 में 1717 में एक अधिकार दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो जो अधिकार मिला था, और हैमिल्टन जी आए थे, जो सर्जरी जिन्होंने किया फारुखसियार का, तो वो किनके नेतृत्व में आए थे? जॉन सुरमन। फारुखसियार से जो दल मिलने आया था, जिसमें सर्जन हैमिल्टन भी थे, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? जॉन शर्मन ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1717 में फारुखसियार से जो शिष्टमंडल मिलने आया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जॉन सुरमन ने। और इसी के दल में एक डॉक्टर भी था, जिस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। उन्होंने ही फारुखसियार का फोड़ा का ऑपरेशन किया था और उसी से खुश होकर उन्होंने इस शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो आया था, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को एक बहुत ही बड़ा विशेषाधिकार मिला, जिसको कि इतिहासकार ओम्स ने मैग्ना कार्टा कहा है। बहुत बड़ा, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी इतना बड़ा अधिकार मिलना, और उसके बाद उसे काफ़ी आर्थिक फायदा हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है फ्रेंकोइस केरो। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, इन्होंने क्या किया था? भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना जो सूरत में हुई, उसके संस्थापक यही थे। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किसने की? फ्रेंकोइस केरो ने। कहाँ की? सूरत में। तो ये था हमारा जो आज का हम लोग का क्लास था, पूरा हम लोगों ने देख लिया है। इसी क्रम में लास्ट में भी हमने एक यहाँ पे आप लोग के लिए टेबल दिया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। वो हमेशा अक्सर गलती भी कर देते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों के संबंध में सही है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना होगा, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आया, ऐसा याद रखना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, हम लोग जान रहे हैं। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच। डच के बाद अंग्रेज। अंग्रेज के बाद डैन। डैन के बाद फ्रांसीसी। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, 4 नंबर पे डैन और 5 नंबर पे फ्रांसिस सबसे बाद में। लेकिन जब उसका ये था आगमन क्रम, ये क्या था उनका? आगमन क्रम। भारत जो आए थे तो उनका आगम आने का क्रम था। लेकिन सबसे पहले कंपनी किसने स्थापित किया? स्थापना, जो उनकी जो स्थापना है भारत में स्टेब्लिश्ड है, उन्होंने कोई कंपनी जो स्थापित कर दिया, जिससे कि पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर दिया अंग्रेजों ने। इसी तरह पुर्तगालियों ने कारिकल में स्थापित किया, कालीकट पे स्थापित किया। तो इसी तरह जो कंपनी की स्थापना है उसके अनुसार से, उसके अनुसार से, और दूसरा जो अपने देश में थे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लंदन में हुआ, डच का अपना देश हॉलैंड में हुआ। तो उनका जो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कंपनी का स्थापना कब हुआ, उनके क्रम से देखा जाए, यहाँ थोड़ा सा बदलाव मिलता है हमें। पुर्तगाली 1 नंबर पे, अंग्रेजी कंपनी 2 नंबर पे। इसकी स्थापना 1600 में हो गई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में, और डच का 1602 में,
और डैन का 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। स्थापना पूछ रहा है या आने का क्रम पूछ रहा है? अगर आने का क्रम पूछेगा तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वाला रो। और अगर स्थापना का क्रम पूछेगा तो ये आपका सही हो जाएगा। बस 2 नंबर पे चेंज है, आने में 2 नंबर पे डच है, लेकिन कंपनी की स्थापना में 2 नंबर पे अंग्रेज है, डच 3 नंबर पे है। बाद बाकी डैन और फ्रांसीसी ये लास्ट में सेम है, ये वही रहेंगे। सबसे अंतिम फ्रांसीसी, सबसे पहले पुर्तगाली। तो ये था, बहुत ही बार कन्फ्यूजन होता था लड़कों को, स्टूडेंट को। बहुत जगह मैंने देखा है कि वो हड़बड़ी में या क्वेश्चन को अच्छे नहीं पढ़ने के चक्कर में ये गलती कर जाते हैं। इसलिए मैंने लास्ट में इसे दे दिया था, ताकि अगर इस यूनिट से इस तरह के भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर सकें, या मिल मैचिंग करने आएगा तो आप मैचिंग भी कर सकें। और ये था आज का क्लास। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला जो कल क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसको यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष के नाम से चैप्टर्स रहेगा। और उसे कर्नाटिक वार भी बोला जाता है, जो 3 वार हुए थे, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आज का क्लास, और उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होगा जून में। और इसके साथ ही मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल संडे है, और संडे से अब डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो डालूंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से। और डेली करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन रहेगा, और वो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। उसी में से जो नेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ पे डिस्कशन में बता दूंगा। ये नेट के पेपर 1 के लिए इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो डेली करंट अफेयर्स आप लोग ज़रूर देखें। कल संडे 16 जनवरी से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और पर डे आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड और इंडिया या किसी स्टेट की रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पर डे कल संडे से स्टार्ट कर दिया जाएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 के माध्यम से। आप खुद ही फायदा उठाइए, और अपने दोस्तों, अपने मित्रजनों, अपने चाहने वाले को भी उसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और सबको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए ज़रूर बोलें, और आप करें, ताकि सब मिल के ग्रुप में तैयारी करें और अधिक से अधिक सफलता पाएं। तो इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से डॉक्टर संदीप योगी विदा लेता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, दिल से आभार। आपका दिन शुभ हो।